हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल इन्होंने क्या बोला, हार्डी विनबर्ग ने क्या बोला कि जितना भी जीन पूल होता है, जीन पूल में क्या आता है, जीन पूल में आती है सारी की सारी जीन्स। जीन पूल इंक्लूड्स ऑल द जीन्स, जितनी भी जीन्स हैं और उन जीन्स के जितने भी अलील्स हैं, ऑल द जीन्स हैविंग ऑल द अलील्स। अलील के बारे में पता है ना आपको बेटा? यस मैम। हाँ, अलील क्या है? ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। तो एक जीन के मिनिमम 2 अलील होते हैं। तो जितनी भी जीन्स होंगी और उनके फर्दर जितने भी अलील्स होंगे, उन सब का फ्रीक्वेंसी क्या रहता है? सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। ऐसा हार्डी विनबर्ग ने हमें बोला। हार्डी विनबर्ग ने हमें क्या बताया कि जितने भी जीन्स हैं और जितने भी उनके अलील्स हैं, दे रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक जो जीन पूल है, उसकी जो जेनेटिक फ्रीक्वेंसीज हैं, जीनिक फ्रीक्वेंसीज हैं, वो कांस्टेंट रहती हैं। तो इसके लिए इन्होंने एक इक्वेशन दिया। क्या इक्वेशन दिया? आपका मैथ्स का फॉर्मूला भी है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यूनिटी ही रहता है। पी क्या है? जीनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ पी। क्यू क्या है? जीनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू। ये दोनों तरह के जो जीन्स हैं, इनका जो फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन है, ये हमेशा यूनिटी रहेगा, चाहे एक जनरेशन है, उससे अगली जनरेशन है, उससे अगली जनरेशन है। इनका ये कहना था कि हमेशा यूनिटी रहता है। अगर बाई चांस इसका वैल्यू यूनिटी से 1 से या कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या, ये क्या डिनोट कर रहा है? इसका मतलब ये है कि एवोल्यूशन हो रहा है। अगर इसका वैल्यू, इक्वेशन का वैल्यू यूनिटी से ज्यादा या कम हो जाए, इट मींस उस पॉपुलेशन के अंदर क्या हो रहा है? उस पॉपुलेशन के अंदर एवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, आर डी विनबर्ग प्रिंसिपल हमें ये बोला कि जीन पूल में जितनी भी जीन्स हैं, जितनी भी एलील्स हैं, वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक कांस्टेंट रहेंगी। एक इक्वेशन दिया इन्होंने, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यूनिटी ही रहता है इनका वैल्यू। अगर इनका वैल्यू यूनिटी से चेंज हो जाता है, मतलब यहाँ कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब है इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर क्या हो रहा है? एवोल्यूशन हो रहा है। इतना क्लियर है बेटा आपको? यस मैम। हाँ, चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो इन्होंने प्रिंसिपल था। अब हम देखते हैं कि कैसे ये इक्वेशन चेंज हो सकती है, किन वजह की वजह से, किन रीजंस की वजह से ये इक्वेशन चेंज हो सकती है। और इस इक्वेशन के चेंज होने की वजह से एवोल्यूशन होता है। अगर ये चेंज हुई मतलब एवोल्यूशन हो रहा है। तो रीजंस क्या है एवोल्यूशन की, वो हम पढ़ते हैं। व्हाट आर द कॉजेस और फैक्टर्स फॉर चेंज इन द हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल? Yes, very important. Factors affecting हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम भी हम इसे कहते हैं। तो पहला फैक्टर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। इसके नेम से पता चल रहा है, अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर माइग्रेशन हो रहा है, जैसे कनाडा से इंडिया में आ रहा है और यहाँ इंडिया से लोग कनाडा की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा? क्योंकि ए, लेट सपोज ए से इंडिविजुअल्स डी में गए, ठीक है, तो यहाँ का जो जीन पूल था, इसमें जीनिक फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कम। और क्योंकि यहाँ पे लोग आ रहे हैं, तो इट मीन्स जो बी का जीन पूल है, इसमें जीनिक फ्रीक्वेंसीज में एडिशन हो जाए। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम तो हिल गया, एक तरफ एडिशन हो रहा है, एक तरफ लॉस हो रहा है। तो जो इक्विलिब्रियम था, यूनिटी था, वो अब चेंज हो जाएगा। तो ये भी एक रीजन है जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम है उसके चेंज होने के पीछे। जब भी इक्विलिब्रियम में चेंज आएगा, इट मींस क्या होगा? एवोल्यूशन हो रहा है उस पर्टिकुलर जगह पे। हाँ जी, सेकंड है बेटा आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। जेनेटिक ड्रिफ्ट एकदम से आती है। होता क्या है इसमें, इसमें भी वही है कि एक जगह से दूसरी जगह इंडिविजुअल्स जा रहे हैं, लेकिन क्या फर्क है कि
नई जगह पे इंडिविजुअल्स गए हैं और वहाँ के जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं टोटली डिफरेंट हैं, तो वहाँ के अकॉर्डिंगली अपने आप को अडाप्ट करने के लिए वहाँ के इंडिविजुअल्स में काफी अमाउंट में चेंजेस आए। वह चेंजेस जेनेटिक चेंजेस हो गए और इन जेनेटिक चेंजेस की वजह से नया स्पीशीज बन गया। जो इंडिविजुअल्स वहां पे माइग्रेट होके गए, एनवायरमेंटल कंडीशंस में अडेप्ट होने की वजह से उनमें काफी चेंजेस आए। उन चेंजेस की वजह से एक नया स्पीशीज बन गया। लेट अस सपोज इफ दे आर ए इनिशियली, तो चेंजेस की वजह से दे कन्वर्टेड इनटू स्पीशीज बी। ठीक है, नया स्पीशीज बन गया। अब जब भी नया स्पीशीज बनता है इट मींस एवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, वेरिएशंस हैं या स्पीसिएशन है, जब भी ये दोनों चीजें होंगी तो एवोल्यूशन तो होगा ही होगा। ये चीज हमने माइंड में रखनी है। तो नए जगह पे गए, वहां के अकॉर्डिंगली अडेप्ट किए। अडेप्ट होने की वजह से ऐसे हालात थे कि एक नया स्पीशीज ही बन गया। दे गेट कन्वर्टेड इनटू अ न्यू स्पीशीज एंड दैट पर्टिकुलर इवेंट लीड्स टू एवोल्यूशन। अब जो इंडिविजुअल, जो पॉपुलेशन वहां माइग्रेट होके गई थी, जो कि नया स्पीशीज में चेंज हो गई थी, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को हम कहते हैं फाउंडर पॉपुलेशन। दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन इज नोन एज फाउंडर पॉपुलेशन। और इन्होंने जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया है दैट इज नोन एज फाउंडर्स इफेक्ट। ठीक है, स्पीसीएशन की वजह से जो एवोल्यूशनरी इवेंट हो रही है, दैट इवेंट इज नोन एज फाउंडर्स इफेक्ट। क्योंकि ये अब्रप्टली होती है, एकदम से होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मीन्स चेंज, जीन्स में चेंज आ रहा है। जेनेटिक मीन्स जीन्स, ड्रिफ्ट मीन्स चेंज, जीन्स में चेंज आ रहा है। जो पहली पॉपुलेशन जिसके अंदर वो चेंज हो रही है, इसको हम कह देते हैं फाउंडर, क्योंकि एक नया स्पीशीज में वो कन्वर्ट हो गई है। जो इफेक्ट वो बना रही है उसको हम कहते हैं फाउंडर्स इफेक्ट। तो ये फाउंडर्स, नीट में आपको बेसिकली फाउंडर्स इफेक्ट और जेनेटिक ड्रिफ्ट के नेम से ही है। ओके मैम। हाँ जी। थर्ड है बेटा म्यूटेशन। म्यूटेशन के बारे में तो हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ चुके हैं। म्यूटेशंस क्या होती हैं? सडन चेंजेस होती है हमारे जेनेटिक मटेरियल के अंदर। वो एक बेस पेयर के अंदर भी हो सकती है, एक से ज्यादा के अंदर भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ म्यूटेशन। लेकिन होती एकदम से, ये इनकी खासियत है। जब एकदम से जेनेटिक मटेरियल चेंज होगा और जेनेटिक मटेरियल के चेंज होने की वजह से क्या होगा, वेरिएशंस प्रोड्यूस होगी। वेरिएशंस विल लीड टू स्पीसिएशन, नया स्पीशीज बनने की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। और जब म्यूटेशंस की वजह से नया स्पीशीज बन जाता है, देन इट लीड्स टू एवोल्यूशन, जिसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन्ड नहीं रहता। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड रीजन जिसकी वजह से जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम है ये मेंटेन्ड नहीं रहता। पहला था माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं इंडिविजुअल्स, तो जो जेनेटिक फ्रीक्वेंसीज उनमें चेंज आ रहा है और उनके फ्रीक्वेंसीज में चेंज आने की वजह से इक्विलिब्रियम भी मेंटेन नहीं रहता। दूसरा रीजन हमने पढ़ा जेनेटिक ड्रिफ्ट, कि एक से दूसरी जगह जा रहे हैं, वहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशन काफी चेंज्ड हैं, तो उनके जीनिक फ्रीक्वेंसीज में चेंज आए और अल्टीमेटली दे लीड्स टू अ न्यू स्पीशीज, नया स्पीशीज बन गया। दैट पॉपुलेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज नोन एज फाउंडर। दे प्रोड्यूसेस फाउंडर्स इफेक्ट। ठीक है, दे ऑल्सो डिसरप्ट द वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। थर्ड रीजन अभी हमने पढ़ा म्यूटेशंस है, सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, इट कैन लीड टू स्पीसिएशन एंड व्हेनेवर इट लीड्स टू स्पीसिएशन, नया स्पीशीज जब भी बनेगा म्यूटेशंस की वजह से, then it changes the Weinberg equilibrium। ठीक है, फोर्थ हम पढ़ते हैं बेटा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक मतलब जीन्स, रिकॉम्बिनेशन मतलब जीन्स के नए नए कॉम्बिनेशन। जो पेरेंट का कॉम्बिनेशन था ए बी बी, ठीक है, अब प्रोजनी में बन गया ए बी। अब यह प्रोजनी इसके साथ क्रॉस की, अब इसके कितने सारे नए नए कॉम्बिनेशन बन जाएंगे जो कि पेरेंट प्रोजनी से डिफरेंट होंगे। तो इस तरह से जब नए नए कॉम्बिनेशन बन जाए विच आर डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और कभी कभी क्या होता है, जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हैं इतने ज्यादा अमाउंट में वेरिएशंस प्रोड्यूस करते हैं कि एक नया स्पीशीज बन सकता है। और जब नया स्पीशीज बन जाए ड्यू टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, देन इट लीड्स टू एवोल्यूशन। तब जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम है ये मेंटेन्ड नहीं रहता।
नेक्स्ट बेटा नेचुरल सिलेक्शन। ये हमने जब डार्विन की थ्योरी पढ़ी थी तभी भी पढ़ा था नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, कि जो नेचर है, हमारी जो नेचर है, ये खुद सिलेक्ट करती है कि कौन से इंडिविजुअल सरवाइव करेंगे। और सर्वाइवल का क्या क्राइटेरिया होता है कि जो इंडिविजुअल फिट होगा उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के में रहने के, उसी को ही नेचर सिलेक्ट करेगी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो कि डार्विन ने हमें बताया था। तो ये बेसिक फंडा है इन द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जो नेचुरल सिलेक्शन है, इट प्रोड्यूसेस थ्री इफेक्ट्स, तीन तरह के इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है, जिसको कि ग्राफ्स के रूप में हम यहाँ आगे पढ़ेंगे। हाँ जी, ये है बेसिक। इसको पहले देखते हैं कैसा है। इस बेटा इस ग्राफ को देखेंगे। इस तरफ जो चीज है ये मेंशन की गई ट्रेट या करेक्टर, कोई एक पर्टिकुलर करेक्टर हम जो भी स्टडी कर रहे हैं उसको यहाँ लिख लेंगे। इस तरफ क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद दैट फिनोटाइप, कितने इंडिविजुअल्स में वो जो करेक्टर है वो शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या शो कर रही है, इट शोज दोज इंडिविजुअल्स विच आर फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन। उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जिस फीचर के थ्रू इंडिविजुअल्स मैक्सिमम सरवाइव कर पाते हैं, यह डॉटेड लाइन उस ट्रेट के बारे में बता रही है कि हाँ ये वाला फीचर अगर इंडिविजुअल्स में होगा तो वो सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लिया गया है, कौन सा फीचर है जो डॉटेड लाइन शो कर रही है। यहाँ पे इन्होंने फीचर एज फॉर एग्जाम्पल ले रखा है, इट इज मीडियम साइज इंडिविजुअल्स। मतलब तीन तरह के इंडिविजुअल्स थे, ड्वार्फ्स थे, ठीक है, टॉल थे, और तीसरा कैटेगरी था मीडियम साइज इंडिविजुअल्स का। तो जो नेचर था उसने मीडियम साइज इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट किया। तो इसीलिए हम ये देखेंगे इस ग्राफ के अंदर, हम क्या देखते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो कौन से हैं, विच आर मीडियम साइज्ड इंडिविजुअल्स। ड्वार्फ्स का नंबर भी कम है और टॉल इंडिविजुअल्स का नंबर टॉल भी का कम है। कम हाँ है। हाँ, ठीक है। तो ये था बेसिक ग्राफ, ऐसा बेसिक ट्रेड था। अब नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू जो इफेक्ट्स है नेचुरल सिलेक्शन के, तीन तरह से हो सकते हैं, वो हम पढ़ते हैं आगे। पहले इनके नेम्स देख लीजिए। स्टेबलाइजेशन ग्राफ, डायरेक्शनल ग्राफ एंड डिसरप्शन ग्राफ। स्टेबलाइजेशन के नेम से हमें पता चल रहा है कि इस स्टेबलाइजेशन ग्राफ के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वही होंगे जिसको नेचर सिलेक्ट करेगी। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विच एक्वायर द मीन करेक्टर। मीन करेक्टर मतलब वो करेक्टर जिसको नेचर सिलेक्ट कर रही है। तो ज्यादातर इंडिविजुअल्स जब मीन करेक्टर पे होंगे तो जो ग्राफ है वो कैसा होगा, पीक जो होगी ग्राफ की वो नैरो होगी और हाई होगी। अभी हम देखते हैं, ये देखिए, ये जो है ये डायरेक्शनल है। यहाँ पे इसके टॉप देखेंगे इट इज नैरो, और जो ग्राफ का हाइट है ये भी ज्यादा है। मतलब कहाँ पे ज्यादा होगी, जो मीन करेक्टर, मीन करेक्टर कौन सा, जिसको वह करेक्टर जिसको नेचर सिलेक्ट कर रही है। ठीक है, अगर उस करेक्टर के अंदर इंडिविजुअल्स का नंबर ज्यादा है तो जो पीक है ग्राफ को बनाने के टाइम पे हम नैरो कर देंगे, और उसका जो ऊंचाई है, हाइट है, उसको भी इंक्रीज कर देंगे। तो इस तरह से जो ग्राफ बनेगा उसको हम कह देते हैं स्टेबलाइजेशन ग्राफ। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शनल। ये देखिए, डायरेक्शनल में क्या होता है, इसमें जो मीन करेक्टर है इंडिविजुअल्स उसकी तरफ नहीं, ज्यादातर इंडिविजुअल्स का नंबर उसमें नहीं होता। इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं दे आर स्लाइटली ड्रिफ्टेड फ्रॉम द मीन करेक्टर। जो मीन करेक्टर है उससे अलग जो इंडिविजुअल्स है, या तो ड्वार्फ्स मान लीजिए या टॉल इंडिविजुअल्स मान लीजिए, उनका नंबर ज्यादा होता है। जब कभी भी ऐसी कंडीशन हो, मीन करेक्टर से इंडिविजुअल्स किसी और पर्टिकुलर करेक्टर की तरफ डेविएटेड हो, तो हम कह सकते हैं जो ग्राफ है वो कैसा है, डायरेक्शनल है। अभी आप देखेंगे पीक टेढ़ी है, यहाँ पे सीधी थी, यहाँ पे हल्का सा देखेंगे थोड़ी सी टेढ़ी है, इस तरह से बनी हुई है, ये मीन करेक्टर।
तो इस तरह के ग्राफ को कहते हैं डायरेक्शनल ग्राफ। थर्ड जो चेंज है नेचुरल सिलेक्शन के इफेक्ट का, वो है डिसरप्शन ग्राफ। ये जो इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं ये मीन कैरेक्टर को फॉलो नहीं करते। इसमें दो तरह के हमारे पास पीक्स बनेंगे दोनों तरह के कैरेक्टर्स के लिए। जैसे कि अगर ड्वार्फ्स हैं उनका एक ग्राफ बन गया, टॉल हैं उनका एक ग्राफ बन गया, लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं मीडियम साइज इंडिविजुअल्स हैं उनका नंबर है वो कम है। मीन कैरेक्टर में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो कम है। अगर ऐसा कभी कंडीशन अराइज हो तो उस कंडीशन को कह देते हैं डिसरप्शन। हालांकि ये दोनों कंडीशंस बहुत रेयर हैं, डिसरप्शन एंड डायरेक्शनल जो है रेयर कंडीशंस। ज्यादातर हमारे नेचर में जो होती है वो है ये स्टेबलाइजेशन, ये वाली। ठीक है, तो ये तीन तरह के बेटा नेचुरल सिलेक्शन के इफेक्ट्स हैं जो कि हमने ग्राफिकली देखे भी पढ़े। अब इनमें कोई आपको दिक्कत है, कुछ पता नहीं चला तो एक बार आप बता दो। नो मैम, क्लियर है। हाँ, तो यहाँ पे वैसे तो आपका चैप्टर हो गया ओवर। एक बार मैं आपको हम एवोल्यूशन ऑफ मैन देख लेते हैं। एवोल्यूशन ऑफ मैन इजी है ये, बस ये है कि थोड़ा रट्टा लगाना पड़ेगा इसके नेम्स को। हमारे जो ह्यूमन यस मैम। एंसेस्टर्स हैं उनके नेम्स को थोड़ा रट्टा लगाना पड़ेगा, कि फिक्स्ड है इनके नेम्स, कोई लॉजिक नहीं है इनके पीछे। जब बस किस चीज पे डिपेंडेंट है इनके नेम्स की, जहां जहां इनके फॉसिल्स मिले थे हमें तो उन जगहों के नाम पे इनका नाम पड़ गया। जैसे अगर हम देखें सबसे पहले ह्यूमन एंसेस्टर ड्रायोपाइथिकस। ड्रायोपाइथिकस हमें कब मिले थे, इनके फॉसिल कब मिला था? 25 मिलियन ईयर्स अगो। MYA का मतलब है मिलियन ईयर्स अगो। तो जो हमारे एंसेस्टर ड्रायोपाइथिकस थे इनके क्या करेक्टर्स थे? दे आर एप लाइक, जैसे एप्स हैं वैसे ही दिखाई देते थे। दे आर हेयरी, पूरी बॉडी हेयर। पे लंबे लंबे बाल थे। ठीक है, और क्या खासी थी, डायग्नोस्टिक फीचर देखें इनका ड्रायोपाइथिकस का, तो इनकी आर्म्स और लेग्स जो थी इनका लेंथ सेम था। ये नहीं था कि फोर लिम्स जो है वो छोटे साइज के होंगे और हाइंड लिम्स बड़े साइज के, ऐसा नहीं था। फोर लिम्स और हाइंड लिम्स दोनों का ही लेंथ जो था वो सेम था। ब्रेन बहुत बड़ा था, काफी बड़े साइज का था, और ये वेजिटेरियन थे। ज्यादातर ये फ्रूट्स और लीव्स को ही कंज्यूम करते थे, मीट को नहीं खाते थे। और चलते कैसे थे? बिल्कुल वैसे जैसे गोरिल्लास और चिंपैंजीज चलते हैं, आपने देखे होंगे टीवी में। तो जैसे वो चलते थे वैसे ही हमारे ह्यूमन एंसेस्टर ड्रायोपाइथिकस, उनके चलने का तरीका भी एकदम वैसा ही था। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा ड्रायोपाइथिकस के बारे में, कि इनके फॉसिल्स हमें 25 मिलियन ईयर्स अगो, इनके फॉसिल्स के अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं कि दे एग्जिस्ट 25 मिलियन ईयर्स अगो। देखने में कैसे थे? एप जैसे थे, हेयरी थे। खास चीज क्या थी? आर्म्स और जो लेग्स हैं उनका लेंथ सेम था। ब्रेन का साइज बहुत बड़ा था। वेजिटेरियन थे, फ्रूट्स और लीव्स ही खाते थे। और चलने का तरीका एकदम एप्स जैसा ही था इनका। इनके बाद जो आए वो थे रामापाइथिकस। रामापाइथिकस का ओरिजिन माना जाता है फॉसिल्स के अकॉर्डिंगली कि दे एग्जिस्टेड 15 मिलियन ईयर्स अगो। 15 मिलियन ईयर्स अगो ये पाए पहले आए थे। और देखने में ये हम अब के ह्यूमन बींग जैसे थे। दे अपीयर मैन लाइक, चिंपैंजी जैसे नहीं दिखाई देते थे, कैसे थे? मैन लाइक। हम ऐसा क्यों कह सकते हैं कि मैन लाइक थे? बिकॉज जो रामापाइथिकस थे इन्होंने सीधा चलना शुरू कर दिया था। दे वॉक्ड मोर इरेक्ट। जबकि जो ड्रायोपाइथिकस थे सीधा नहीं चलते थे, लेकिन जो रामापाइथिकस थे ये सीधा चलना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। इनके जो टीथ थे कैसे थे? मॉडर्न मैन जैसे। इनके बाद जो बेटा नेक्स्ट आए वो थे ऑस्ट्रेलोपाइथिकस। ऑस्ट्रेलोपाइथिकस इनके फॉसिल्स के अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं कि दे एग्जिस्टेड 2 मिलियन ईयर्स अगो। 2 मिलियन साल पहले ये पाए गए थे। इनके फॉसिल्स हमें कहाँ से मिले, ये इस चीज आपने याद रखनी, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, फॉसिल्स कहाँ कहाँ से मिले। तो ऑस्ट्रेलोपाइथिकस के फॉसिल्स हमें मिले तंजानिया से, इथोपिया से। ठीक है, इनके फॉसिल्स के आधार पे हम बता सकते हैं कि हाँ
ये भी मैन लाइक, दे अपीयर टू बी मैन लाइक। और इनका हाइट फॉसिल्स के अकॉर्डिंगली हमने जाना कि 4 फीट था, सिर्फ 4 फीट की हाइट रहती थी इनकी। और ये भी सीधा चलते थे, दे वॉक्ड अपराइट। ठीक है, ये भी वेजिटेरियन ही थे, मोस्टली फ्रूट्स ही खाते थे। लेकिन इन्होंने भी अपने अंदर एक खासियत पैदा कर ली, क्या, इन्होंने पत्थर के नुकीले हथियार बनाना स्टार्ट कर दिए। जो तीर थे, पत्थर से नुकीले तीर बनाने स्टार्ट कर दिए। इनके ब्रेन का जो कैपेसिटी था बेटा, वो था 400 से 600 सीसी। सीसी का मतलब है करेनियम कैपेसिटी, करेनियम मतलब ब्रेन। ठीक है, करेनियम, सीसी मींस करेनियम कैपेसिटी। इसके बाद आए होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस फॉसिल्स के आधार पे हम बता सकते हैं ये भी 2 मिलियन ईयर्स अगो ही पाए जाते थे। लेकिन इनका जो फॉसिल था ये हमें मिला ईस्ट अफ्रीका से। ईस्ट अफ्रीका से इनके हमें फॉसिल्स मिले। और दीज आर द फर्स्ट ह्यूमन लाइक एंसेस्टर्स। इनका ब्रेन कैपेसिटी ऑस्ट्रेलोपाइथिकस से काफी ज्यादा था। इनका ब्रेन कैपेसिटी था 650 से 800 सीसी। और यह भी मीट नहीं खाते थे, दे आर ऑल्सो वेजिटेरियन। इनके बाद बेटा बहुत फेमस हमारे जावा मैन आ गए, होमो इरेक्टस जिनको हम कहते हैं जावा मैन। फॉसिल्स के आधार पर हमें ये पता चला कि दे एग्जिस्टेड 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। और इनके जो फॉसिल्स थे हमें मिले थे जावा से, इसीलिए इनका नाम जावा मैन है, क्योंकि ये जावा में इनके हमें फॉसिल्स मिले। और इनका ब्रेन कैपेसिटी काफी था, इनका ब्रेन कैपेसिटी था 900 सीसी। लेकिन दे ईट मीट, तो इन्होंने शिकार करके मांस खाना आरंभ कर दिया था। तो होमो इरेक्टस या जावा मैन से हम कह सकते हैं कि जो मैन था उसने मांस खाना शुरू कर दिया था। इसके बाद आगे बेटा निएंडरथल मैन, जिसको हम कहते हैं होमो सेपियंस निएंडरथैलियनेसिस। इनके फॉसिल्स के आधार पे हम ये बता सकते हैं कि दे अपीयर्ड 100,000 टू 40,000 ईयर्स अगो। इनके फॉसिल्स हमें ईस्ट और सेंट्रल एशिया से मिले थे। इनके ब्रेन का साइज, जो कि आपके ह्यूमन बीइंग के ब्रेन का साइज है, 1400 सीसी, फुली डेवलप्ड ब्रेन। ठीक है, जब मतलब निएंडरथल मैन था उसका ब्रेन पूरी तरह से डेवलप हो चुका था। और क्योंकि इनका दिमाग पूरी तरह से विकसित हो चुका था, इसीलिए इन्होंने जब ये शिकार करते थे जानवरों का, तो उनकी खाल से, खाल को उखाड़ के अपने ऊपर अपनी बॉडी को ढकना शुरू कर दिया था। इनकी खाल के कपड़े बनाने शुरू कर दिए थे। और इन्होंने अपने जो मृतक थे इनके पूर्वज, उनको भी दबाना, दफन करना शुरू कर दिया था। दे बरीड देयर डेड, जिसकी भी डेथ हो जाती थी तो उसको ये दबा देते थे। लास्ट जिसको हम मॉडर्न मैन कहते हैं, होमो सेपियंस सेपियंस, फॉसिल्स के आधार पे अभी भी हम कह सकते हैं 75,000 टू 10,000 ईयर्स अगो ये पहले आए। और इन्होंने ही जो गुफाओं में रहना स्टार्ट किया, और गुफाओं के अंदर जो पेंटिंग्स हैं, आर्ट है, वो इन्होंने ही करनी स्टार्ट की। एग्रीकल्चर, खेती करनी शुरू की। और ह्यूमन जो सिविलाइजेशंस हैं, हड़प्पा की हमारे इंडिया में हम पाई गए हैं इनके, हड़प्पा के, इस तरह से और भी डिफरेंट सिविलाइजेशंस हैं, वो मॉडर्न मैन ने ही शुरू की। ठीक है बेटा, ये तो था सारा एवोल्यूशन ऑफ मैन। इजी भी है, लेकिन जो नेम्स है इसको थोड़ा आपको लर्न करना पड़ेगा। तो इसके अंदर कुछ आपको पता ना चल रहा, कोई टर्म ना पता चल रही है तो वो पूछ लो। मैम आ गया समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर था ये ओवर हो गया है। और कल मैंने आपको चैप्टर नंबर 9 से संबंधित कुछ टॉपिक्स बोले थे एक बार पढ़ने को, वो देख लेना। उनमें कुछ नहीं पता चलता यस मेरे को मैम, वो बताना, भी तो कल पढ़े। हम, हाँ, चैप्टर 9 से फिर कल से स्टार्ट करते हैं। ओके मैम।